नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सभी 395 अनुच्छेदों का अध्ययन कर पाना और उनको कंठस्थ कर पाना एक कठिन कार्य है, परंतु इस वीडियो में मैंने उन अनुच्छेदों को ही लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद पहले भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो इस वीडियो में हम परीक्षा उपयोगी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो ये सारे अनुच्छेद आपको बड़ी ही आसानी से याद हो जाएंगे और इनसे संबंधित प्रश्नों को आप परीक्षा में हल कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूं। देखिए, तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, देखिए आप, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। देखिए, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और हम आज तक भी 395 अनुच्छेद ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, जो मूल संख्या है वह 395 ही है, लेकिन खंडों में जो इतने अनुच्छेद संविधान में जुड़ चुके हैं कि अब उनकी संख्या 450 से अधिक हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगला पॉइंट, धीरे धीरे इसमें नए अनुच्छेद ABC या हिंदी में क ख ग के रूप में जोड़े गए। वर्तमान में यह कुल 450 से अधिक हो चुके हैं। चूँकि ये ABC के रूप में अनुच्छेद के भाग के रूप में जोड़े गए, अतः क्रम संख्या के अनुसार आज भी अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया आपको कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और बाद में समय समय पर संविधान संशोधनों के द्वारा इसमें नए अनुच्छेद जोड़े गए, लेकिन वे अनुच्छेद मूल संख्या के परिप्रेक्ष्य में खंडों के रूप में जोड़े गए, इसलिए ABC के रूप में नए अनुच्छेद जोड़े गए। इसलिए आज भी मूल संख्या तो 395 ही है, लेकिन अगर कुल संख्या को देखें तो वो 450 से अधिक अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान में हो चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं भाग के अनुसार देखेंगे। भाग, संविधान में 22 भाग हैं, तो भाग 1, इसमें 1 से 4 तक के अनुच्छेद शामिल हैं और इसके अंतर्गत राज्य एवं संघ का वर्णन है। ठीक है, भारतीय राज्य एवं संघ का वर्णन है अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 1, अब देखिए अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में राज्यों के निर्माण या स्थापना से संबंधित बातें हैं। ठीक है, राज्यों का निर्माण और उसकी स्थापना से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 2 में किया गया है। और अनुच्छेद 2 में ही वर्णन है कि अगर कोई भारत से बाहर का राज्य या क्षेत्र भारत के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो यह अनुच्छेद 2 के तहत ही होगा। ठीक है, तो यदि कोई, देखिए अनुच्छेद 1 में तो भारत राज्यों का संघ है, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 2 में राज्य के निर्माण व स्थापना से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 2 में ही यह दिया गया है कि अगर कोई राज्य यदि कोई भारत से बाहर का राज्य या क्षेत्र भारत के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो यह अनुच्छेद 2 के तहत ही होगा। ठीक है, अनुच्छेद 3, अब हम आते हैं अनुच्छेद 3 पर। अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, निर्माण का प्रावधान। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 3 के तहत यदि भारतीय संघ में कोई नया राज्य बनता है या किसी राज्य की स्थापना होती है, नाम बदला जाता है, तो उसका नाम, क्षेत्र, निर्माण
का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। नाम, क्षेत्र, निर्माण, गठन आदि अनुच्छेद 3 के तहत परिवर्तनीय भी है। ठीक है, इसका अनुच्छेद 3 के तहत ही ये इसका नाम में परिवर्तन किया जा सकता है और क्षेत्र में भी परिवर्तन किया जा सकता है, और इसकी स्थापना भी अनुच्छेद 3 के तहत ही की जा सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये राज्यों के निर्माण व स्थापना। ठीक, तो अनुच्छेद 2 व 3 के तहत, ये 2 और 3 के तहत राज्यों के निर्माण और स्थापना से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन इसमें बिल्कुल दोनों अनुच्छेदों को मिलाकर यदि हम इसका अध्ययन करें तो इन दोनों अनुच्छेदों को मिलाकर इसमें नए राज्य के निर्माण से संबंधित बातें कही गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेद आते हैं। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकता का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको संक्षिप्त रूप से सारे अनुच्छेदों का अध्ययन कर रहे हैं। नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित एक अलग वीडियो में बनाकर आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, तो भाग 2 में 5 से 11 तक के अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत नागरिकता संबंधी प्रावधानों का वर्णन है। भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 तक के अनुच्छेद आते हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 तक के अनुच्छेद हैं। इसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान में किया गया है। आगे चलते हैं। हाँ, अब हम आते हैं भाग 4A। भाग 4A के अंतर्गत 51A भाग 4A है और अनुच्छेद 51A। ठीक है, भाग 4 का एक खंड और अनुच्छेद 51 के एक खंड में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ठीक है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में इसमें 51A जोड़ा गया। भाग 4 में इसका एक भाग और ए के रूप में जोड़ा गया और 51A को इसमें जोड़ा गया, जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, उसका अध्ययन हम करते हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। देखो, जैसे मैंने पहले बात बताई, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था तथा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, अब अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ मैंने परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को ही संक्षिप्त रूप में लिया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो संविधान में, उन पर चर्चा करते हैं। इनका वर्णन संविधान के भाग 5 में किया गया है और अनुच्छेद 52 से 151 तक के अनुच्छेद संविधान में भाग 5 में वर्णित है। इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद आते हैं, जिनको हम देखते हैं एक के बाद एक हम इसको देखेंगे। यहाँ देखिए आप, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 53, इसमें राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 54, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 61, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी नियमों का वर्णन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 72, इसमें राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उसका वर्णन है। किसी भी अपराध के लिए राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्तियां हैं उनका वर्णन अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 85, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन का अधिकार है। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, उसका विघटन कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। अगला अनुच्छेद 123,
इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। लोकसभा राज्यसभा के बैठक के बिना राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं अति आवश्यकता पर। यदि अति आवश्यक हो तो लोकसभा और राज्यसभा की बैठक के बिना राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं अध्यादेश के द्वारा। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए राष्ट्रपति किन किन से संबंधित है। तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है और राष्ट्रपति कानून बना सकता है अध्यादेश के द्वारा। ठीक है, देखिए संसद के 3 भाग हैं, आप इसको एक बार देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की बैठक के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके कानून बना सकता है। इसके अलावा अगर इसकी बैठक ना हो तो बैठक के बिना अध्यादेश जारी करके भी राष्ट्रपति कानून बना सकता है। लोकसभा व राज्यसभा के बैठक के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संसद, राष्ट्रपति, कानून। ठीक है, तो संसद राष्ट्रपति संसद का भाग है जो कानून बनाने का अधिकार अध्यादेश के द्वारा रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम अगले महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर आते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। तो अनुच्छेद 143, इसमें इसके तहत उच्चतम न्यायालय का वर्णन है। सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय से कानूनी सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत है, परंतु राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति को कानूनी सलाह लेने का अधिकार है, परंतु राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम आते हैं हम उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर। इससे पहले हमने राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखा था। अब हम आते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर। तो यहाँ देखिए, इसके तहत अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति से संबंधित पद का वर्णन है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि इन्हें वेतन राज्यसभा के सभापति के कार्य के रूप में ही दिया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं दिया जाता, बल्कि इन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन दिया जाता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। आगे चलते हैं। अब मैं आता हूं प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर। प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो इसके तहत अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का वर्णन है कि मंत्रिपरिषद की संरचना किस प्रकार होगी, मंत्रिपरिषद का निर्माण किस प्रकार होगा। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में चुने जाएंगे, इसकी प्रक्रिया का वर्णन है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं और नाम मात्र के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है और राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान की तरह होते हैं। केवल आपातकाल के समय राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं और नाम मात्र के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। आगे चलते हैं। अब मैं आता हूँ संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर। संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो इसके तहत अनुच्छेद 79 में संसद
का वर्णन है कि संसद क्या है, संसद से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में माना गया है और राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का वर्णन किया गया है और इसे निम्न सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 100 के तहत अध्यक्ष को निर्णायक मत देने की शक्ति, किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने की शक्ति है। लोकसभा में पक्ष विपक्ष के मतों के बराबर होने की स्थिति में किसी भी मुद्दे पर जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको अपना मत देने का अधिकार है। तो यहाँ पर ये जो अध्यक्ष है, हम लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने की शक्ति है। यदि लोकसभा में पक्ष व विपक्ष के मतों की संख्या बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसी भी मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष अपना मत दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब आते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर। तो संसद से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। तो अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 108 में लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के बुलाए जाने का वर्णन है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित बातें हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला बिंदु, धन विधेयक होने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। ठीक है, तो धन विधेयक होने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बिंदु है अनुच्छेद 112। इसके तहत बजट का वर्णन किया गया है। तो वार्षिक वित्तीय लेन देन का विवरण और बजट संबंधी जो प्रावधान है जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है प्रतिवर्ष, उसका वर्णन अनुच्छेद 112 में किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 116 के तहत लेखानुदान संबंधी बातें हैं, जिनमें जिन खर्चों का वर्णन बजट में नहीं किया जाता तथा उन्हें अलग से लाकर संसद में पास कराया जाता है, बिल के रूप में पास कराए जाते हैं, इनका वर्णन अनुच्छेद 116 के तहत किया गया है। ठीक है, बजट से अलग, महत्वपूर्ण बात है। अगला बिंदु, अनुच्छेद 117। इसके तहत वित्त विधेयक संबंधी बातों का विवरण दिया गया है संविधान में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर। तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के मूल आरंभिक अधिकार या क्षेत्राधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि की समीक्षा, उपयुक्त न पाए जाने पर विधि को रोक सकने के अधिकारों का वर्णन 137 के तहत किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब अगला अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 143। इसके तहत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने का अधिकार है, परंतु राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं, उससे संबंधित अनुच्छेदों पर। ठीक है, देखिए तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी के पद का वर्णन है। अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का वर्णन है। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति एक विधि विशेषज्ञ को या विधि अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर महान्यायवादी के रूप में कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया का वर्णन है। भारत सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 148 के तहत अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति एक विधि विशेषज्ञ को या विधि अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर महान्यायवादी के रूप में भारत सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए करते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, सरकार की इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति इन्हें बदल सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति एक विधि विशेषज्ञ को या विधि अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर महान्यायवादी के रूप में भारत सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए करते हैं। इनका कार्य निश्चित नहीं है, कार्यकाल इनका निश्चित नहीं है, सरकार की इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति इन्हें बदल सकते हैं। ठीक है, अगला बिंदु, राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को सीएजी के रूप में नियुक्त किया करते हैं या किया जाता है। इनका मुख्य कार्य सरकार द्वारा सार्वजनिक धन के व्यय के आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना तथा इसका परीक्षण करना है। ठीक है, तो जो सीएजी है जिसे हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं, तो उसकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को इस पद पर चुनते हैं, जिनका कार्य वर्ष भर का आय व्यय का लेखा जोखा रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों पर। इसका वर्णन संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक किया गया है। तो इसके तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल है। ठीक है, जैसे देश का है तो राष्ट्रपति है, तो राज्य का राज्यपाल होता है, जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो इसके अनुच्छेदों का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा दी गई है, इसका परिचय दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होने का प्रावधान है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल के निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान शक्तियों का वर्णन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं मंत्रिपरिषद पर। ठीक है, तो इससे संबंधित अनुच्छेदों को जल्दी से देखेंगे। मंत्रिपरिषद राज्य की मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय नहीं। तो अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद का वर्णन है और राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद नियुक्त की जाती है, जिसका वर्णन 163 अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के पद का वर्णन है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता जो कि राज्य में चुना जाता है, इसका वर्णन है। अब मैं आता हूँ राज्य विधानमंडल संबंधी अनुच्छेदों पर। राज्य विधानमंडल संबंधी अनुच्छेद 168, इसमें विधानमंडल का से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना का वर्णन है और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन है। आगे चलते हैं। अब मैं आता हूँ उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर, यानी हाई कोर्ट। अनुच्छेद 214
में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होने का प्रावधान है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। इसके लिए संसद से अनुमति मिलती है। वर्तमान में देश में 24 उच्च न्यायालय हैं, जिनकी संख्या मतलब वर्तमान में कुछ बदली हुई भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं अगला अनुच्छेद उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 231, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, कई दो राज्य ऐसे हैं जहां जिनके कार्य एक उच्च न्यायालय के द्वारा होते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं महत्वपूर्ण अगले अनुच्छेदों पर। केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, भाग 9 से भाग 14 तक इनका वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 249, इसमें कहा गया है राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है। ठीक है, तो राज्य सूची में केंद्र और राज्य दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद या दो से अधिक राज्यों के मध्य का विवाद इसके तहत सुलझाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषदों का वर्णन है। 266 संचित निधि का वर्णन है। 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। महत्वपूर्ण पॉइंट, तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया, जिसके तहत IAS, IPS और IFS की सेवाओं का वर्णन किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के गठन का प्रावधान है, जो कि IAS और IPS या IFS संबंधी परीक्षाएं कराता है। हाँ, अब आते हैं हम निर्वाचन आयोग पर आते हैं। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक। भाग 16 अनुच्छेद 330 से 334 तक। ठीक है, तो इन अनुच्छेदों को पढ़ते हैं। अनुच्छेद देखो SC, ST और आंग्ल भाषी संबंधी कुछ अनुच्छेद हैं, जिनका जो कि अनुच्छेद 330 से 34 तक है। भाग 16 में इनका वर्णन है। इनको देखते हैं। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC, ST आरक्षण का वर्णन है। 332 विधानसभा में SC, ST आरक्षण का वर्णन। 335 सेवाओं व पदों में SC, ST के लिए विशेष प्रावधानों व आरक्षण का वर्णन है। 338 में अनुसूचित जाति आयोग यानी SC आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग यानी ST आयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षण, जो कि अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब समाप्त, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये पहले के नोट्स हैं, अब समाप्त। ठीक है, 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षण, ये भी उत्तराखंड में अब नहीं है, उत्तराखंड में अब नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 340 अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी OBC आयोग का वर्णन इसमें किया गया है। आगे चलते हैं। अब मैं आता हूँ राजभाषा में। राजभाषा भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के तहत। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और लिपि यानी देवनागरी लिपि राज्य राजलिपि है वो देवनागरी लिपि है। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर अलग अलग हैं। ठीक है, आपात उपबंध भाग 18 में आपात उपबंधों का वर्णन है। अनुच्छेद 352 से 360। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात का वर्णन है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति, इसमें राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। राज्य की व्यवस्था या संवैधानिक ढांचे के विफल होने पर या संसदीय व्यवस्था के विखंडित होने पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है,
या फिर संपूर्ण देश पर भी लगाया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। किसी राज्य, क्षेत्र या संपूर्ण भारत में वित्तीय संकट की स्थिति में वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है। अभी तक भारत में यह आपात नहीं लगाया गया है। अब मैं लास्ट अनुच्छेद पर आता हूँ। भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। यह 3 प्रकार से किया जा सकता है। साधारण बहुमत से द्वारा अर्थात 1/2 और अगला है 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत और धन राज्यों के समर्थन से। और अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान यानी धारा 370 यही है जिसका समापन अब वर्तमान मोदी सरकार द्वारा किया जा चुका है। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण अनुच्छेद परीक्षा उपयोगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, ये अनुच्छेद आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। बाकी की बातें आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की बातें अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।